मुझे बहुत खुशी है कि एलन मिशर कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर ने इस महत्वपूर्ण विषय पर ये गोष्ठी आयोजित की है। अगर हम किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो उस पर पर्दा डालने की बजाय पहले उस समस्या के बारे में चेतना पैदा करना आवश्यक है। अगर बीमारी का डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो फिर इलाज भी सही नहीं हो सकता है। दुनिया में विभिन्न संस्कृतियां, इतिहास हमें ये बताता है कि उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हम अक्सर यहाँ भी, इस मंच पर भी, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बिहार के गौरवशाली अतीत, शानदार इतिहास का जिक्र किया है। निश्चित ही अभिप्राय ये है कि हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि आज परिस्थितियां जो भी हों, लेकिन वो समय भी गुजरा है जब ये बिहार पूरे देश का नेतृत्व कर रहा था और ये देश, भारत, उस समय क्या उसके बहुत बाद तक दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र था। वर्ल्ड इकोनॉमी में, विश्व की अर्थव्यवस्था में। सनम जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई होप यू आर एबल टू फॉलो। अंग्रेजी में बोलने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हमारा विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी हिस्सेदारी अंग्रेज़ों के आने तक, अगर मुझे सही याद है, तो 27% से ज़्यादा थी। मैं जब कहीं भी बोलता हूँ तो मैं अक्सर अतीत की बात करता हूँ, अपनी प्राचीन परंपराओं की बात करता हूँ, प्राचीन बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा की बात करता हूँ। ये इसलिए नहीं कि मैं लोगों से ये कहता हूँ कि हम पुराने युग में लौटकर चले जाएं, बल्कि ये इसलिए कहता हूँ, ये एहसास दिलाने के लिए कि हम अगर अपने इतिहास पर नज़र डालें तो हमारी क्षमता, हमारी योग्यता, कुदरत की हमारे ऊपर मेहरबानी है और हम आज जिस हालत में हैं उससे बेहतर हम डिज़र्व करते हैं और उससे बेहतर लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये केवल हम नहीं करते ऐसा, दुनिया में कहीं भी पतन के काल में जब एक नई चेतना आई है और उस पतन से निकलने के प्रयास हुए हैं, तो वहाँ पर जो नेतृत्व था, उन्होंने अपने लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने इतिहास पुरुषों को, अपने प्रेरणा पुरुषों का नाम लेके ही उनके अंदर एक नई ऊर्जा बनी। मुझे अच्छी तरह याद है 1990 तक, उसके बाद तक भी OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उनका स्टैंड हमेशा ये था कि भारत और पाकिस्तान दोनों, पाकिस्तान तो उनके सदस्य थे, हमें वो मित्र कहते थे,
वो कहते थे कि आपके आपसी झगड़ों को हम इस मंच पर नहीं उठाई देना चाहते। लेकिन 1990 में पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती बेनज़ीर भुट्टो ने एक बड़ा ज़बरदस्त ऑफेंसिव लॉन्च किया और प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने ओआईसी के हर सदस्य देश में जाकर बात की और अपना पक्ष रखा और वो चाहती थी कि ओआईसी के मंच से भारत की भर्त्सना की जाए। मैं उस वक्त केंद्रीय सरकार में ऊर्जा मंत्री था और साथ में विमान उड्डयन मंत्रालय भी था मेरे पास। तो मुझे जिम्मेदारी दी गई कि मैं भारत का पक्ष उन्हीं खास तौर से उन देशों में जहां बेनज़ीर भुट्टो गई थी वहां पर मुझे कहा गया, मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली गई कि मुझे उन सब देशों में जाना है और राष्ट्र अध्यक्षों के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। बहुत से देश ऐसे थे जहां मैं कई बार जा चुका था, लेकिन इंडोनेशिया ऐसा देश था जहां मैं पहली बार उस वक्त गया। इंडोनेशिया में हमारे पहले राजदूत यूनुस साहब थे, जो बाद में ये जो आपका क्या कहलाता था प्रगति मैदान का, दिल्ली में प्रगति मैदान क्या विश्व कुछ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उसके चेयरमैन थे उस समय जब मैं उनके पास गया। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मेहरबान थे बहुत, चचा कहता था मैं कहा चचा मैं थोड़ी देर के लिए मिलने आना चाहता हूँ। और मैंने उनसे कहा कि मैं पहली बार इंडोनेशिया जा रहा हूँ, आपने लंबा समय बिताया है इंडोनेशिया में, तो आपकी गाइडेंस चाहता हूँ कि किस तरह बात करूँ वहाँ के राष्ट्रपति से अपना पक्ष रखने के लिए और उन्हें समझाने के लिए। तो उस बहुत देर लंबी मीटिंग चली, लेकिन उसमें उन्होंने एक किस्सा मुझे सुनाया जो कभी मैं भूलता नहीं और उसमें मुझे लगता है कि बड़ा सबक है। उन्होंने बताया कि क्योंकि उनके बारे में एक अब धारणा थी कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार का ही हिस्सा है और इसीलिए सुकार्नो से बहुत मित्रता के चलते वहाँ पे ये भाव था कि पंडित जी ने अपने परिवार के एक आदमी को हमारे यहाँ राजदूत बना के भेजा है। तो उन्होंने कहा मेरा वो काम नहीं था, लेकिन सुकार्नो पंडित जी की तरह बड़े पॉपुलर लीडर थे और वो जब बड़ी जनसभाओं में जाते थे तो मुझे फ़ोन करके बुला लेते थे और मुझे साथ ले जाते थे और मैं उन्हें भाषण देते हुए सुनता था। मेरी समझ में नहीं आती थी भाषा इंडोनेशिया, लेकिन ये समझ में आता था कि वो बार बार कहते हैं भीम अर्जुन भीम अर्जुन। तो बोले 2-3 दफ़ा सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा एक दिन जब लौट के आए कि ये आप भीम और अर्जुन क्या कहते हैं? बोले सुकार्नो ने मेरी तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा और कहा कि तुम भीम अर्जुन को नहीं जानते? कहा अगर आप महाभारत के जो चरित्र हैं उनकी बात कर रहे हैं तो मैं जानता हूँ। हाँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप कहते क्या हैं अपने लोगों से? तो सुकार्नो ने कहा कि मैं इन्हें ये बताता हूँ कि 200 साल की गुलामी के नतीजे में तुम्हारा स्वाभिमान खत्म हो गया, तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो गया और तुम ये भूल गए कि तुम भीम और अर्जुन की औलाद हो। अब वो ये क्यों कहते थे? वो अपने देश को उस पतन से निकालना चाहते थे और वो उन्हें ये याद दिलाते थे। उनका मकसद ये नहीं था कि तुम यात्रा इतिहास की तरफ करो,
उनका मकसद था कि इतिहास से प्रेरणा लो, तुम्हारे बुजुर्ग कौन थे, और अपने देश का ये जो गुलामी का जुआ 200 साल तक, वो तो केवल 200 साल गुलाम थे इंडोनेशिया। ये 200 साल में जो तुम्हारा आत्मसम्मान खत्म हो गया, आत्मविश्वास खत्म हो गया, अपने ऊपर से भरोसा खत्म हो गया, इस दलदल से बाहर निकलो। मैं उसको कभी भूला नहीं, और इसलिए मैं हमेशा, और मैं कुछ ऐसा कहने भी जा रहा हूं कि ये कोई भारत के लिए जो विषय आपने रखा है, भारत की संस्कृति तो आदि काल से ज्ञान की संस्कृति रही है, और ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं, जिसे आज आप स्किल कहते हैं, जिसे इनोवेशन कहते हैं, वो सब अगर भगवान राम को और उनके भाइयों को महर्षि वशिष्ठ ने शुद्ध ज्ञान दिया गुरु के रूप में, तो विश्वामित्र ने उन्हें, ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें, जिसे स्किल कहते हैं, जिसे बल्कि दूसरी तरह मैं कहूँगा, स्वामी रंगनाथानंद ने बड़ा खूबसूरत लिखा है। उन्होंने क्या, सरस्वती का मतलब है शुद्ध ज्ञान और नॉलेज, और लक्ष्मी का मतलब है अप्लाइड नॉलेज। प्रायोगिक शिक्षा एक है विशुद्ध ज्ञान, और एक है कि जब आप उस ज्ञान को क्लासरूम से निकाल के, लेबोरेटरी से निकाल के उसे खेत तक पहुंचाते हैं, फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, जहां आप इंसान के अंदर वो योग की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में योगा कर्मसु कौशलम। अगर आपके जिम्मे जो भी काम, मेरे काम जिम्मे है इस हॉल की सफाई करने का, इसे स्वीप करने का, झाड़ू लगाने का, अगर मैं उसको दक्षता के साथ करता हूं तो वो भी योग है। योग केवल वो नहीं है। आप इसी तरह देखिए, महाभारत काल में आइए, गुरु द्रोणाचार्य अगर पहले दिन सिखा रहे थे सत्यम व धर्मम चर, तो अगले दिन उन्हें धनुष चलाने की प्रशिक्षा दे रहे थे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बोथ ऑफ देम गो टुगेदर। अगर हमारे यहाँ एक और बात कही गई है, अर्थ करी चा विद्या। जो विद्या, जो ज्ञान हम देते हैं बच्चों को, हमारे विश्वविद्यालय देते हैं, हमारे विद्यालय देते हैं, अगर उनके अंदर ये क्षमता नहीं पैदा करते कि वो उस ज्ञान से अपने लिए एक सम्मानजनक जीविका कमा सकें, तो फिर उसका कोई मकसद नहीं। तो हमारे यहाँ तो इस पर पूरा जोर दिया, लेकिन इसके साथ एक बात और कही गई जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और वो है कि मुझे बड़ा ही सुंदर लगता, साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। इस दुनिया को जितना नुकसान उन्होंने पहुंचाया है, जिनके पास ज्ञान था, उतना अज्ञानियों ने नहीं पहुंचाया। ये ज्ञान वाले कौन हैं? ये वो हैं जिनके पास संस्कार नहीं होते, जिनके अंदर संवेदनशीलता नहीं होती जो संस्कार से आती है, जिनके अंदर करुणा नहीं होती जो संस्कार से आती है। वो उसका लाजमी हिस्सा है। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, जो भी हो, इसलिए कि दुनिया में विकास का, प्रगति का कोई और तरीका नहीं है।
सिवाय शब्दों पर को मैं बहुत सोच समझ के शब्द का चयन कर रहा हूं, सिवाय इसके कि मानस का विस्तार हो, और मानस का विस्तार केवल विद्या के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए विद्या को तद्वितीय जन्मा कहा गया है। मैं जिन माँ बाप, अब मुझे याद आ गया, अलेक्जेंडर का एक कोट है, उसने कहा मेरे माँ बाप मुझे दुनिया में लाए और मेरे गुरुओं ने मुझे आसमान पे पहुंचा दिया। तो माँ बाप के जरिए हम दुनिया में आते हैं। हमारी हर व्यक्ति संवेदनाओं के साथ पैदा होता है, उसके अंदर करुणा का भाव होता है। मेरी छोटी सी ग्रैंड डॉटर है, अभी 4 साल की भी नहीं हुई, लेकिन मैं उससे कहता हूं, जब मैं कुछ से कुछ कहता हूं, वो कहती है नहीं, तो मैं कहता हूं मैं तुम्हारे डैडी की पिटाई करूंगा, तो वो वहीं से कुछ उठा के कहती है डैडी की पिटाई करी तो मैं आपकी पिटाई इससे करूंगी। उसके अंदर उसे अपने बाप से प्यार है, मुझसे भी प्यार है, लेकिन जब मैं उसके बाप को कुछ कहता हूं तो कहती है मैं आपको इससे पीटूंगी अगर आपने मेरे डैडी को कुछ कहा। विद्या क्या परिवर्तन करती है हमारे अंदर? हमारी इस संवेदनशीलता को, इस करुणा को विस्तृत करती, जहां केवल वो नहीं जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, बल्कि हर किसी के अंदर हमें भाव पैदा होता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। मेरे अंदर जो परमात्मा निवास करता है वही आपके अंदर करता है, चाहे आपका मेरा कोई रिश्ता हो या ना, चाहे मैं आपको जानता हूं या ना जानता हूं। भारतीय संस्कृति का हमेशा हमेशा सार्वभौमिक दृष्टिकोण रहा है। हम अपने मुंह से अपनी तारीफ करें अच्छा नहीं लगता। आप 10वीं और 11वीं शताब्दी के अरब इतिहासकारों, 10वीं 11वीं शताब्दी वो है when Europe was still under darkness, when the Renaissance had not really taken off fully। उस वक्त बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र अगर कोई था तो वो मिडिल ईस्ट था, डेमेस्कस खास तौर से, बगदाद। डेमेस्कस से अटेंशन हटके बगदाद पे आ गई थी, चूंकि वो कैपिटल हो गया। 10वीं 11वीं सदी में उन्होंने बड़े बड़े इतिहासकार पैदा किए, तबरी, इब्ने कसीर, इब्ने असीर, खल्दून, इब्ने रुश्द, और इनके हमारे यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटियों में इतिहास विभाग में वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, ज़रूर कहीं ना कहीं, नहीं तो इंटरनेट पर चले जाइए देख लीजिए। मैं कोई बड़बोलापन नहीं कर रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ तो मैं भारत के बारे में तारीफें करने के लिए, आप इंटरनेट पर जाके देख लीजिए। हर एक ने लिखा है, 10-10, 11-11 वॉल्यूम का इतिहास है उनका दुनिया का, और पहले वॉल्यूम के पहले चैप्टर में हर किसी ने लिखा है, कहा दुनिया में 5 बड़ी संस्कृतियां हैं। ईरान की संस्कृति अपने वैभव के लिए जानी जाती है, रोम की संस्कृति अपनी सुंदरता और महिलाओं के प्रति उदारता, शिवल्री, उसके लिए जानी जाती है। चीन की संस्कृति, वो कहते 5 ही बड़ी हैं, बाकी तो सब एक दूसरे इनके ही पीछे लगने वाले लोग हैं। चीन अपने कौशल और शासकों के प्रति आज्ञाकारी भाव के लिए चीन की संस्कृति जानी जाती।
तुर्क अपनी बहादुरी के लिए जाने, तुर्की की संस्कृति अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। और आखिर में लिखते हैं, भारत की संस्कृति अकेली संस्कृति है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बन गया था भारत। ये ज्ञान और संस्कृति का संवर्धन आज यूनेस्को ने स्वीकार किया है कि ऋग्वेद सबसे पुरानी किताब है। मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, कितना टाइम हो गया भाई? मैं दो तीन मिनट और ले लूं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा और सुना दूं। हमारी किताब है पंचतंत्र। अब हम में से कितने लोगों को मालूम है कि जो हमारी ओरिजिनल किताब है पंचतंत्र, वो दुनिया में कहीं है ही नहीं। ये जो पंचतंत्र आज हमें मार्केट में मिलती है, ये फारसी और अरबी में जो इसका अनुवाद हुआ था, उसका दोबारा अनुवाद किया गया है संस्कृत में। अनुवाद से अनुवाद हुआ है, हमारी ओरिजिनल खो गई। लेकिन वो ऐसा शानदार अनुवाद था। और उसकी कहानी ये है कि नौशेरवा के जमाने में बरजोई नाम का मंत्री उससे कहता है कि मुझे ये पता चला है, ये भारत के व्यापारी वगैरह आते हैं, मुझे ये पता चला है कि भारत में एक हर्ब है। हर्ब का मतलब जड़ी बूटी, जो इंसान को अमर बना देती। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके लिए उसको ढूंढ के लाऊं। नौशेरवा कहता है जरूर जाओ। और वो उसके लिए उसकी यात्रा का प्रबंध करता है और किसी बड़े हिंदुस्तानी राजा को एक पत्र लिखता है कि मेरा ये मंत्री इस काम के लिए आपके यहाँ आ रहा है, कृपया इसकी मदद करिए। वो महीनों महीनों ढूंढता है हिमालय की तलहटी में, लोगों की मदद लेता है, पैसा खूब लेके आया है, पूरा रेटिन्यू है उसके पास, लेकिन उसको कहीं संजीवनी नहीं मिलती। और थक हार के जहां वो ढूंढ रहा था वहां एक ऋषि का आश्रम था। ये मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, ये समझ लीजिएगा कि मैं बना रहा हूं इस कहानी को। ये लिखा हुआ है, मैंने तो इसके ऊपर कोई 10-12 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था जो मेरी किताब में भी है ये आर्टिकल। तो थक गया बिल्कुल बेचारा, महीनों को ढूंढते ढूंढते, और उसे प्यास लगी हुई थी, भूखा भी था, तो वो ऋषि के आश्रम में चला गया। ऋषि ने उससे पूछा कि तुम क्या रहे हो? उसने अपना उद्देश्य बताया। तो वो हंसे ऋषि। हमारी भी बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी ऋषि के जवाब से, जो हमारे दिमागों में भी। ऋषि ने हंस के कहा कि भाई, संजीवनी किसी जड़ी बूटी का नाम नहीं है जिसे तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। संजीवनी कहते हैं बुद्धिमत्ता को और प्रज्ञा को, विजडम को कहते हैं संजीवनी। और उन्होंने कहा कि अगर संजीवनी आदमी को अमर बनाती होती तो लक्ष्मण जी को तो संजीवनी इस्तेमाल कराई गई थी, वो तो अमर हो जाते। उसने कहा बुद्धिमत्ता को कहते हैं संजीवनी, प्रज्ञा को। तो वो कहाँ मिलेगी? कहा कि वो किताब है एक, जिसको राजा ने अपनी तिजोरी, इतनी महत्वपूर्ण मानता है राजा कि उसे अपनी तिजोरी में बंद किया हुआ है ताले में। जिसने तुम्हारे साथ इतने लोग किए ढूंढने के लिए, वो उसी के पास है। अब ये लौट के आ गया राजा के पास। उसने कहा कि भाई मैं अब नहीं ढूंढूंगा, मुझे तो आप वो किताब दिखा दो जो आपकी तिजोरी में। तो राजा ने कहा, अब वो मेहमान था, तो राजा ने कहा भाई मैं किताब दिखा दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि यहीं दिन में बैठ के तुम जो कुछ भी उसमें से लिखना चाहो वो तुम लिखो।
रात को तुम्हारे पास नहीं रहेगी किताब, दिन भर रहो। उसने उसका अनुवाद किया, उसको नाम दिया कलीला वो दिमना। पहली कहानी गीदड़ की है ना, उसके अंदर पंचतंत्र के अंदर, तो कलीला गीदड़ को कहते हैं पर्शियन। बरजोई ने उसका तर्जुमा किया, और आपको सुन के ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि ईरानी साहित्य, और उसका तर्जुमा 7वीं शताब्दी में मंसूर का मंत्री था इब्ने मुकफ्फा, उसने उसका फारसी से अरबी में तर्जुमा किया, अनुवाद किया, और उसका नाम भी कलीला व दिमना ही रखा। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए ये सुनकर कि आज की तारीख में भी बच्चों को, अरबी में कहते हैं अदब, मैनर्स सिखाने के लिए, आज की तारीख में भी अदब के लिटरेचर में बच्चों को मैनर्स सिखाने के लिए, अक्लमंदी सिखाने के लिए, हिकमत सिखाने के लिए, प्रज्ञा सिखाने के लिए, आज भी वो अरबी और फारसी अदब में नंबर 1 पर है वो किताब, नंबर 1 पर। तो ये हमारा इतिहास। अब अगर हमें अपने इतिहास का बोध नहीं होगा तो हम समझेंगे कि शायद हम ऐसे ही थे कि हमारे ऊपर जो भी आया 200 घोड़ों के साथ वो हमारे ऊपर कब्जा करता चला गया। नहीं, ये पतन के काल होते। आज मैंने जिक्र किया आपसे करुणा का, मैंने आपसे जिक्र किया संवेदनशीलता का। उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं, हम महिलाओं के विकास की बात करते हैं, अब वो स्टेज चली गई। अब महिला नेतृत्व में विकास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए महिला नेतृत्व में विकास? करुणा का भाव, ये अब मैं डॉक्टर राधाकृष्णन को कोट कर रहा हूं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि अगर सभ्य जीवन जीना चाहते हो तो करुणा का भाव अपने अंदर पैदा करो। और फिर उन्होंने कहा कि करुणा का भाव महिलाओं में नैसर्गिक तौर पर आता है, पुरुषों को इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट्स, सचेत प्रयास करने चाहिए कि उनके अंदर करुणा का भाव पैदा हो। और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि केरला की सोसाइटी जो महिला प्रधान सोसाइटी है, वहाँ एक केस नहीं देखा 5.5 साल में कि अगर कोई सड़क पे परेशानी में आ गया हो तो वहाँ से गुजरने वाला कोई व्यक्ति उसे देखकर भाग गया। जो पहले देखता है वो भागता है मदद करने के लिए। और सिर्फ वही नहीं, ऐसे में बहुत सारे किस्से सुना सकता हूँ, वक्त नहीं है, सिर्फ एक बताता हूँ आपको। सऊदी अरब में एक मामूली काम करने वाला केरलाइट, उससे बगैर किसी, मतलब वो किसी को मारना नहीं चाहता था, एक्सीडेंटली उससे किसी की मौत हो गई। बचने का कोई तरीका नहीं था, उसको फांसी की सजा। वो ये नहीं देखते कि हमारे जो ब्रिटिश कानून है मेंस रिया, कि आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, वो नहीं देखते। वो आपके हाथ से मरा, लिहाजा आपको फांसी लगेगी। लेकिन एक बचाव का रास्ता है कि अगर परिवार मान जाए कुछ रुपया लेने के लिए, जिसे रैंसम कहते हैं, तो वो आपकी जान बख्शी हो जाएगी। मोहन, कितना रुपया था वो? 8 करोड़ रुपया कोर्ट ने तय किया। उसकी बीवी ने एक न्यूज़पेपर से कहा कि मेरे पास तो 8 लाख भी नहीं है, 8 करोड़ कहाँ से मैं दूंगी। 8 दिन नहीं लगे, 10 करोड़ रुपया क्राउड फंडिंग से जमा हो गया। ये करुणा का भाव है, और जहां करुणा का भाव होगा
मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ दैविक कृपा होती है। ज्ञान तो ज्ञान, अगर हमें अगर ये एहसास हो रहा है तो ये स्वाभाविक है, इसलिए कि हमारे मनीषियों ने जो कल्पना की, अभी नीतीश जी कह रहे थे कि हमारे बच्चे बाहर क्यों जाएं, नहीं, शौक से जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो वो भी अपने आप में शिक्षा का माध्यम है, लेकिन आपकी अपनी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया आपके यहाँ शिक्षा लेने के लिए आए, दुनिया के लोग हमारे भी जाएं, पर दुनिया के। और हमारे मनीषियों ने यही कल्पना की थी, उनका एतद् देशा परशु तस्या सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वी हम सर्वम आनवा। उन्होंने ये कल्पना की थी कि हमारे पास ऐसे पढ़ाने वाले होंगे, ऐसे गुरु होंगे कि दुनिया के लोग, यूरोप के लोग अपने कल्चर को पढ़ने के लिए भारत आएंगे, मिडिल ईस्ट के लोग अपनी परंपराओं के बारे में जानने के लिए भारत आएंगे। वो हमारी जो विरासत है, जिसके आधार पर हम कोई कल्पना कर सकते हैं, वो कल्पना ये है। आपने ये शुरुआत की है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इससे एक चेतना नई पैदा होगी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।